पेज पे। तो दोस्तों, गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग पुस्तक चर्चा करने वाले हैं, कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्रीय दृष्टि। प्रोफेसर परमजीत सिंह जज जी के द्वारा इसको एडिट किया गया है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य अतिथि भी जुड़े हुए हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जज जी का, प्रोफेसर नागला सर का, प्रोफेसर चमन लाल जी का, अहिंसा विश्वकोश को बनाने वाले आदरणीय प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य जी का, प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी का। वो सफर में है, थोड़ी देर में घर पहुंचकर वो हमसे जुड़ेंगे, हालांकि वो अभी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आलोक टंडन जी का, प्रोफेसर मोहंती का जी का, और विश्वनाथ त्रिपाठी जी, और बहुत सारे दोस्त इस प्रोग्राम को फेसबुक से देख रहे हैं। पुस्तक समीक्षा में सबसे पहले हम लोगों ने बीच वक्तव्य के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए प्रोफेसर चमन लाल जी से निवेदन किया है। प्रोफेसर चमन लाल जी मार्क्सिस्ट अपने को कहते ही हैं, लेकिन भगत सिंह के कामों से वो लगातार लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। और मार्क्स भी कहते हैं कि philosophers have interpreted the world, the problem is to change। और जब भगत सिंह में भी मार्क्सियन प्रैक्टिस को देखा जा सकता है एक अलग संदर्भ से, तो भगत सिंह के, कार्ल मार्क्स के प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं प्रोफेसर चमन लाल जी। तो हमने बीच वक्तव्य के लिए चमन लाल जी से निवेदन किया था। तो सर, आपके उद्बोधन से ही लोग आज का जीएसटीएस फोरम का संवाद शुरू करना चाहेंगे। आदरणीय चमन। बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने वाले, और शायद समय बहुत लंबा नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स ने खुद ही एक बात कही थी, जिसको भगत सिंह ने दोहराया था सुखदेव के साथ वार्तालाप में, कि हम लोग अपने समय की उपज हैं। यानी वी आर सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आवर एज। तो ये कोई हम कोई विशेष नहीं, यानी वी आर नॉट समथिंग स्पेशल, समथिंग गॉड गिवन और एनीथिंग। तो सोशल सिचुएशन जैसी होती है, उस सोशल सिचुएशन में एक प्रोसेस चलता रहता है। उस प्रोसेस में बहुत बार क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। तो जब क्रांतिकारी परिस्थितियां बनती हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें प्रैक्टिस के साथ साथ थिंकर भी पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार से जब मैंने फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ विकास हुआ, और कैपिटलिज्म के दौर में वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत विकास हुआ, साइंटिफिक एटीट्यूड का बहुत विकास हुआ। उसी सिलसिले में कैपिटलिज्म को भी क्रिटिकली देखने वाले दार्शनिक पैदा हुए। तो कार्ल मार्क्स उन दार्शनिकों में थे जिन्होंने पूरी हिस्ट्री को, मैंने कहना चाहिए कि फ्रॉम द प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू द मॉडर्न सोशलिज्म, एक या साइंटिफिक कम्युनिज्म जो अभी पता नहीं कब की दूर की बात है, लेकिन कम से कम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको रखा। और उसने कैपिटलिज्म की जितनी, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं उस हद तक उसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता, लेकिन एक एज ए सिस्टम, कितना एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, और किस तरीके से वो सारी दौलत जो पैदा होती है, जो मजदूर पैदा करते हैं, और किस प्रकार से कुछ धनिक लोग, अगर हम आज के जमाने में हिंदुस्तान की बात करें, तो कुछ ऐसे चंद कारपोरेट घराने जो है, अदानी अंबानी का नाम अक्सर लिया जाता है, कि वो चंद घराने जो है करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को जो है वो एक तरीके से खुद लूटते हैं। और उन लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत ही गुर्बत में गुजरती है। जो पैदा करती है, पैदा उनकी है। अब अदानी अंबानी ने किसी फैक्ट्री में जाके काम नहीं करना, और वो खाली अपनी पूंजी लगाए हुए हैं, और उस पूंजी के बल पे जो है वो उनकी सारी मेहनत की जो है ना उसकी लूट करें। खैर, तो उसको मैं ज्यादा उसके विस्तार में ना जाते हुए, और हमारे दोस्त करेंगे इसकी चर्चा। मैं दो तीन बिंदु रखूंगा। एक तो कार्ल मार्क्स, मैंने अपने विस्थापन में वो लंदन में रहे, ज्यादातर उम्र में ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठते थे, और अपने गुजारे के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में या अमेरिका के एक अखबार में हिंदुस्तान के बारे में कई सारे लिखे, और जिसको हिंदुस्तान में प्रोग्रेस पब्लिशिंग हाउस वगैरह ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइटल से छापा उसको। मुझे ये बात ध्यान में नहीं है कि खुद कार्ल मार्क्स ने ये टर्म यूज की है या नहीं की है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि वीर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा है, ये गलत कहती है। फर्स्ट फर्स्ट उनसे पहले कार्ल मार्क्स ने ये टर्म यूज की। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये टर्म जो है कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ी हुई है। चाहे उसको मैंने जो पब्लिशर ने उसको, जो उनके संपादकों ने इस टर्म को यूज किया है, या लेकिन कम से कम कार्ल मार्क्स ने 1857 के दौरान जो यहाँ का
पूंजीपति या सामंती वर्ग था, जिस तरीके से वो सामंती वर्ग और पूंजीपति वर्ग भारतीयों की, भारतीय जनता की लूट कर रहा था, और किस तरीके से कॉलोनियलिज्म और उसका एक, कहना चाहिए कि नालबद्ध रिश्ता था कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। तो इस चीज को सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने रखा। बाद में मुझे नहीं मालूम कि सावरकर ने कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। सुना तो है कि वो पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, लेकिन कहीं पे उनकी अपनी किताब में इस किताब के लेखों का शायद जिक्र नहीं है, हालांकि उनकी किताब उनसे 50 साल बाद छपी है, मैंने 1907 में छपी है, जबकि कार्ल मार्क्स ये सब चीजें 1857 58 के आसपास लिख रहे थे। तो खैर, दूसरी चीज ये है कि कार्ल मार्क्स का हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम पर भी और यहाँ की जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी या कम्युनिस्ट मूवमेंट थी उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहली चीज है कि अमेरिका से गदर पार्टी शुरू हुई 1913 में, और जिसने 1914 में हिंदुस्तान में नाम ही गदर पार्टी इसलिए रखा कि 1857 के गदर को, जिसको अंग्रेज बहुत कहना चाहिए कि गाली के तौर पर पेश करते थे कि ये गदर करते हैं, उन्होंने उसको इज्जत के तौर पे लिया कि ये हम, हाँ, अगर गदर हम करते हैं तो हम सही करते हैं। तो उसको, हालांकि उसका नाम कुछ और था, लेकिन गदर अखबार उन्होंने निकाला 1 नवंबर 1913 को अमेरिका से। कई सारी भाषाओं में निकला, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, पश्तो, नेपाली, बहुत सारी भाषाओं में निकला, और उसकी सर्कुलेशन बहुत ज्यादा थी। 25-25 हजार तक इसकी सर्कुलेशन थी। मैं ये इधर वेस्ट इंडीज आया हुआ था, तो गयाना वगैरह में मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि हमारे यहाँ गदर की प्रति आती थी। तो इस तरीके से पूरे दुनिया के बहुत सारे देशों में, फिलिपाइन, चाइना, बहुत सारे देशों में वो जाता था। तो खैर, उसके बाद जब 1917 में गदर फेल हो गया, असफल हो गया, तो 1917 में सोवियत यूनियन में लेनिन ने पहली बार क्रांति की, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किया। तो अधिकांश गदरी, मैंने जो जेलों में थे और जो कुछ जेलों से बाहर थे, तो वो बहुत, अभी पर्चा भी उनका निकलता था, गदर पार्टी भी चल रही थी, हालांकि गदर फेल हो चुका था। तो वहां पे मॉस्को में यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न टॉयलेट्स बनाई गई, या यूनिवर्सिटी फॉर द ईस्टर्न टॉयलेट्स, जहाँ पे मार्क्सिज्म की ट्रेनिंग दी जाती थी एशियन और अफ्रीकन रेवोल्यूशनरीज को, जो एशिया में और अफ्रीका में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल चल रही थी, कहीं पे रेवोल्यूशनरी, कहीं पे पीसफुल। तो वहां के सारे इस तरह के एक्टिविस्ट को वहां पे बुलाया जाता था, वहां पे रख के 1-2 साल रखा जाता। तो कम से कम जो मुझे जानकारी है कि 80 के करीब गदराइट रेवोल्यूशनरीज वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न टॉयलेट मॉस्को में गए हैं, उन्होंने मार्क्सिज्म की ट्रेनिंग लेके वहीं जा, वहीं बस नहीं गए हैं, वो सारे हिंदुस्तान लौटे हैं। और बहुत सारे, कई सारे लोग तो लौटने में बहुत सारे दरियाओं को पार करते हुए, काबुल के रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से, कई बार पैदल बड़ी मुश्किल से आते थे, और कॉलोनियलिज्म का बहुत गलबा था, तो कई सारे बीच में शहीद भी हुए। और जो हिंदुस्तान में थे वो भी बहुत अधिक जेलों में रहते हुए भी और जेलों से बाहर आने के बाद भी ज्यादातर गदराइट जो है कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। ये कीर्ति मैगजीन भाई संतोख सिंह धरदेव ने निकाला, जो मॉस्को से ट्रेनिंग लेकर आए थे। भाई रतन सिंह रायपुर डिब्बा, वो मॉस्को से ट्रेनिंग लेकर आए थे। और उसी बीच भगत सिंह वगैरह, जब उन्होंने अपना क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया 1923-24 में, पहले तो उसमें नौजवान भारत सभा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब स्टूडेंट यूनियन, और उसके साथ साथ क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। और उसमें उनके प्रिंसिपल छबील दास थे नेशनल कॉलेज के, जो उनके अध्यापक भी थे, लेकिन वो नौजवान भारत सभा के अंग भी थे। तो प्रिंसिपल छबील दास ने ये लिखा है कि हमारे क्रांतिकारी ग्रुप में, नौजवान भारत सभा में, दो विचारधाराओं के लिए थी। एक जो आईआरए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से प्रेरित थी, और एक जो सोशलिज्म से प्रेरित थी, सोवियत। तो उन्होंने बताया कि भगत सिंह पहले आईआरए से प्रेरित थी, बाद में वो सोशलिस्ट उससे प्रेरित हुए। तो खैर, उसके बाद तो उनका जो पूरा दौर है, माने लिखने का, काम करने का, मैस ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करने का, कि हम लोग जो है वो खाली इस तरह के कार्यकलापों से, हिंसात्मक कार्यकलापों से हम सोशलिज्म, सोशलिस्ट क्रांति नहीं कर सकते। तो उसके लिए मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, तमाम संगठनों को मैस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में करना पड़ेगा। और उस मामले में उन्होंने गांधी से भी प्रेरणा लेने की बात कही थी कि महात्मा गांधी से ये सीखना चाहिए कि जन जन तक कैसे पहुंचा जाए, एक जन के मन को कैसे जीता जाए। जैसे महात्मा गांधी जनता के साथ जुड़े हुए हैं, विचार चाहे हम लोगों के अलग हैं, लेकिन उनसे संगठनात्मक रूप से सीखना चाहिए कि हम जनता के मन में कैसे घर करें, कैसे जनता हमारे ऊपर विश्वास करे, और एक मैस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लें। तो खैर, भगत सिंह को अपने विचारों को
कार्यान्वित करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम उन्होंने अपनी राइटिंग्स में, अब जो कि 135 तक मिल गई हैं, और जिसमें 60-65 तो उनकी खाती है, और दूसरा अंग्रेजों के साथ, जुडिशल सिस्टम के साथ जो उनके पूरा वार्तालाप है, अब तो अंग्रेजी में भी इंटरनेशनल में उपलब्ध हो गया है। और अब तो इनफैक्ट मंथली रिव्यू प्रेस ने अभी 1 महीना पहले, पहले वो लेफ्ट वर्ल्ड किताब निकाली थी, अब मंथली रिव्यू ने न्यूयॉर्क से निकाली है, द पॉलिटिकल राइटिंग्स ऑफ भगत सिंह, जिसे हमने ज्वाइंटली एडिट किया है माइकल डी गेट्स, जो मंथली रिव्यू के एडिटर भी रहे हैं, आजकल डायरेक्टर हैं वहाँ के, और हमने ज्वाइंटली किया है, और इसलिए किया है कि वो भगत सिंह के जो क्रांतिकारी विचार हैं, जैसे शेख वेरा के विचार हमारे साउथ एशिया तक पहुंचे हैं, ऐसे ही भगत सिंह के विचार साउथ एशिया से साउथ अमेरिका तक पहुंचे। तो ये सारी चीजें करते हुए, तो इस संबंध में कार्ल मार्क्स तो कहना चाहिए कि एक प्रकाश स्तंभ है। चाहे कहीं सोशलिज्म मिट गया हो सोवियत यूनियन में, कहीं भी खत्म हो गया हो, लेकिन मार्क्सिज्म खत्म नहीं होगा, और सोशलिज्म की धारणा खत्म नहीं होगी, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा, सोशलिज्म का सपना खत्म नहीं होगा, चाहे 100 साल बाद ही क्यों ना पूरा हो, चाहे जिस भी तरीके से क्यों ना पूरा हो, क्योंकि इंसान और इंसान की बराबरी, हर स्तर पे बराबरी, ये उसका मूल बिंदु है। और उस मूल बिंदु को बहुत सारी धाराओं ने, मैंने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बर्ट्रैंड रसल जैसे लोग भी हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद वाई मैनी एक्सिस्ट, सॉरी, वाई सोशलिज्म नाम से जब मंथली रिव्यू शुरू हुआ 1949 में, तो पहला निबंध उन्हीं उन्हीं का छपा था, जिसको वो बार बार हर साल रिपीट भी करते हैं। और वो अल्बर्ट आइंस्टाइन फाउंडेशन ही थी जिसने मंथली रिव्यू को एक तरीके से स्टार्ट किया। ये पॉल डी स्वीजी और वो सब लोग जो है, उन्हीं से तो आज भी मंथली रिव्यू जो है पूरी दुनिया में एक प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। पूरे जितने भी, चाहे कहना चाहिए कि सोशलिज्म के रास्ते में रुकावटें आई, कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इसमें अपने उफान पे है, सब जगह राइट विंग हुकूमतें यूरोप में और अमेरिका में हैं, हिंदुस्तान में भी है, और लेकिन इसके बावजूद आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, तो ये राइट विंग पतन की ओर जाएगा, और फिर क्रांतिकारी शक्तियां सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के सपने को लेकर आगे बढ़ाएंगी। मेरा ख्याल है कि ये जो वर्ड जी, निकला है, ये भी इसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। मेरे ख्याल में मैं यही पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चमनलाल जी। बिल्कुल बात ठीक है। और लगभग 205 साल भी के बाद भी हम लोग कार्ल मार्क्स के दृष्टि के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसीलिए वो जो सपना है कार्ल मार्क्स का, उसमें रियलिस्टिक यूटोपिया एक तरह से हम देख सकते हैं। और जिस तरह से लेनिन ने और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विरासत के हवाले से आपने जो बताया, औपनिवेशिकवाद हो या पूंजीवाद हो, उसमें ये विचार के तौर पर भी कितना ट्रांसफॉर्मेटिव है। आज बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए है कि प्रोफेसर नागला सर भी हमारे साथ हैं। और प्रोफेसर नागला सर भी इस में एक कंट्रीब्यूटर है। उन्होंने मार्क्सवाद और भारतीय समाजशास्त्र नाम से उन्होंने लेख लिखा है। और इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने मार्क्सिज्म के साथ किस तरह का एंगेजमेंट किया है, और एज ए सोशोलॉजिस्ट मार्क्सियन फ्रेमवर्क को कैसे इंडियन सोसाइटी के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है स्टडी के रूप में। तो हम चाहेंगे कि नागला सर 10 मिनट का प्रेजेंटेशन दें इस विषय पर, और उसके बाद हम लोग राजीव गुप्ता सर से निवेदन करेंगे, और फिर 20 मिनट बाद हम लोग प्रोफेसर परमजीत जज को सुनेंगे। जी आदरणीय नागला सर। हाँ, मुझे अचानक आपने बताया, और ये राजीव ने मुझे मैसेज दिया था, तो मैंने कहा, मॉर्निंग में इनका फ़ोन भी आया था, तो मैंने कहा ज्वाइन किया। हमारा आइडिया था कि हम लोग जब दोनों जने काम कर रहे थे इस जर्नल को एडिट करने के लिए, तब हमने सोचा कि जो थिंकर्स हैं, थॉट्स हैं, उनके नाम से स्पेशल वॉल्यूम निकालें। और इसीलिए हमने डिफरेंट आइडियोलॉजी से रिलेटेड हमने उनमें एक सेक्शन भी रखा। हमारा जो जर्नल था वो खाली आर्टिकल और बुक रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, उसमें हम लोग इंटरव्यू भी पब्लिश करते थे हर एक सोशोलॉजिस्ट का। फिर हम कॉन्टेक्चुअल और सोशल इश्यूज पर डिस्कशन करते थे। पर्टिकुलर सोशल इशू, आज के समय में कंटेम्प्रेरी पीरियड में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उन पर डिस्कशन का एक सेक्शन बना रखा था। प्लस हम जो पुराने जो आइडियोलॉजी जिनकी थी, आइडियोलॉग थे, उनके लोगों के डिस्कशन भी किए, जिसमें जैसे
अंबेडकर है तो अंबेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर हमने डिस्कशन किया, नेहरू के उस पर किया, गांधी के स्वराज पर किया, लोहिया पर है। तो इन डिफरेंट थिंक जो आइडियोलॉग थे उनकी आइडियोलॉजी पर भी हमने उसमें चर्चा की थी। और उसी सीरीज में हमने सोचा कि कार्ल मार्क्स पर और गांधी पर हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाले, और उन वॉल्यूम में हमने स्पेसिफिक जो कार्ल मार्क्स की जो सेमिनल राइटिंग्स है उन सेमिनल राइटिंग का भी हमने एब्स्ट्रैक्ट रूप में उनमें पब्लिश किया है डिफरेंट। और हमने जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी के रिलेटेड जो राइटिंग्स थी उन राइटिंग्स के हमने उसमें आर्टिकल पब्लिश किए, और जिसको परमजीत ने एडिट किया है। परमजीत स्वयं का उसमें आर्टिकल है, मेरा भी है, कि मार्क्स और मार्क्सिज्म और मार्क्सोलॉजिस्ट के मार्क्स का क्या मीनिंग है, मार्क्सिस्ट किस तरह सोचते हैं। क्योंकि कई लोगों में डिबेट है कि मार्क्सिस्ट है और मार्क्स को ना समझिए, और बहुत से लोग एक मार्क्सिस्ट को मार्क्सिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो मार्क्स को पढ़ा, मार्क्स को अप्लाई करते हैं, और एनालिसिस में उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। हमारे यहाँ डीपी मुखर्जी वगैरह है, ऐसे इवन योगेंद्र सिंह है, जो उन्होंने मार्क्स को खूब पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल में मार्क्सिस्ट ना होकर के भी उसकी एप्लीकेबिलिटी इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखी है। तो आज के समय में इसका रेलेवेंस बहुत है। जिस समय का कैपिटलिज्म, वर्ल्ड ओवर में कैपिटलिज्म की जो कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे अभी चमन लाल जी ने कहा ना कि आज नहीं 10 साल 20 साल 100 साल बाद भी हम सोशलिज्म की आशा करते हैं, और हम उसी आशा के आधार पर ये वॉल्यूम के थ्रू हमने मैसेज देने का भी कोशिश किया कि सोसाइटी में किस तरह की इक्वलिटी आ सकती है, और किस तरह के हम लोग समाज में सोशलिज्म की धारणा के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। इसी आइडिया से हमने ये वॉल्यूम तैयार किया था। बाकी डिटेल में आपको प्रोफेसर परमजीत सिंह बताएंगे, उन्होंने इसको एडिट किया है और डिफरेंट और, तो आप उनको आमंत्रित कर सकते हैं। हम अब आदरणीय परमजीत सिंह जी से निवेदन करेंगे कि वो इस किताब की जी। मैं तो सोच रहा था प्रोफेसर दीप गुप्ता पहले वो अभी बोल ही गए सफर में तो। है, सफर हाँ, में है, वो 20 दिख मिनट रहा में है, शायद वो घर पहुंचे। वो हिल रहे हैं। देखिए, क्रेडिट तो मेरे ऊपर इसलिए आ गया कि भी मैंने ये किताब एडिट कर दी, लेकिन जो असली श्रेय है वो प्रोफेसर नागला और प्रोफेसर जीव गुप्ता का है, क्योंकि वो उन्होंने ही पहले सभी से पूछा। तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसका इंट्रोडक्शन परिचय लिखा है। तो परिचय के अलावा इसमें जो है 3 खंड हैं। पहले खंड में 7 आर्टिकल हैं। 7 आर्टिकल्स में जो 5 आर्टिकल हैं वो मार्क्स के ऊपर एक ना एक ढंग से हैं। इसमें एन राजा राम का आर्टिकल थोड़ा सा स्लिपरी इसलिए है क्योंकि वो पहले भी आ सकता था सबसे पहले, लेकिन उन्होंने मार्क्स के पहले जो सहकारी सभाओं का जो समाज के मंडलियों के ऊपर जो कुछ हुआ था, जहाँ रॉबर्ट ओवन का एक्सपेरिमेंट था, उसके बारे में बहुत लंबा जिक्र नहीं है। तो वो राजा राम इसमें ने लिखा था। राजा राम ने लिखा था। हम्म। तो इसके ऊपर 2 मार्क्स के बाद के ऊपर है, जैसे गोपाल प्रधान का है जो पूंजी का अध्ययन उनके मार्क्स के बाद, और एक गुरप्रीत बाल का है न्यू मार्क्सिज्म, नव मार्क्सवाद। उसके बाद 5 आर्टिकल हैं जो जिसके बारे में अभी चर्चा भी हो रही है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में मार्क्स के विचार कैसे होते हैं, और तीसरे खंड में मार्क्स और एंजल्स के भी कुछ जो हैं दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं। इन्हें वे ये मतलब एक कोशिश है कि भी हम ने हिंदी के जो रीडर है, पाठक है, उसके लिए एक वॉल्यूम तैयार किया है, और जो बहुत मतलब यूजफुल है कि विद्यार्थियों के लिए भी, वैसे भी पढ़ने के लिए, और बहुत सारे मुद्दे भी हैं। इसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो याद रखने योग्य है। एक कि हमको चाहे मार्क्स का समाजशास्त्र और मार्क्स की सियासत और मार्क्स की इकोनॉमिक्स एक एक लेवल पे जुड़े हुए मिले, लेकिन इनको कुछ अलग भी देखा जा सकता है। और अगर इसको अलग देखना है तो जो उसका कैपिटल वॉल्यूम 1 है, उसको समझने की बहुत बढ़िया जरूरत है। कुछ चीजें इसमें नहीं आई हैं, क्योंकि मैंने नहीं कोशिश की कि उसकी प्रासंगिकता कैसे देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और आमतौर पे जब भी हम मार्क्स के विचारों को भारत के संदर्भ में देखते हैं तो हम जो मार्क्स की खुद की लिखते हैं उनको लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा उसने भारत के बारे में कैपिटल वॉल्यूम 1 में जिक्र किया है।
और क्योंकि वो हर्बर्ट मार्क की उसकी बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैं उसी से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वो मार्क्स और हीगल में फर्क बताता है। कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि हीगल में जो इकोनॉमिक्स और सोशल जो कैटेगरीज हैं वो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो मार्क्स है उसमें जो फिलोसफिकल कैटेगरीज हैं वो सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा ये है कि मार्क्स के ऊपर 3 ट्रेडिशन का इम्पैक्ट पड़ा है, असर हुआ है। एक, जो ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी उसका असर पड़ा है, और एक जो फ्रांस का यूटोपियन सोशलिज्म या सोशलिज्म का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें काफी लोग थे। एक ही आदमी ने किया, उसमें रॉबर्ट ओवन था। और तीसरा जो जर्मन की आदर्शवादी जो दर्शन था, जो कांट से शुरू होता है 18वीं सेंचुरी में, तो आगे हीगल आ जाता है और बहुत लोग आते हैं। तो वो उस ट्रेडिशन का, उस परंपरा का भी असर था। ये तीन तीन जो पक्ष हैं, ये मार्क्स की सारी थ्योरीज में एक साथ आ जाते हैं, और इसी से उसकी सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र निकलता है, इसी से उसकी सियासत निकलती है, इसी से उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी निकलती है, वो कैसे करता है। एक तो ये बात है। दूसरा, समाजशास्त्र की एक एक पक्ष में लेना चाहता हूँ समाजशास्त्र में, खास तौर पे समाजशास्त्र सिद्धांत में उसके ऊपर सिर्फ लिखा है गरीली जो है ये अफीम है, ब्रेस्ट। इसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये मार्क्स के ऊपर लिखी किताबों ने हमें बताया है, हमने मार्क्स को कभी नहीं देखा। इस मामले में उसने 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी है। एक लिखा है कि जो हेनरी VIII था, रोमन कैथोलिसिज्म की बजाय वो प्रोटेस्टेंट हो गया, और क्योंकि वो जो था वो उसका जो ही वाज आल्सो द रिलीजियस लीडर, तो उसकी वजह से उसने जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसको भी प्रोटेस्टेंट कर दिया, क्योंकि वो लूथर से नाराज था, इसलिए वो कैल्विनिज्म उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि जितनी भी रोमन कैथोलिक मोनेस्ट्रीज की जमीन थी वो सारी उसने फोर्सिबली ऑक्यूपाई करवा ली, और जो इमर्जिंग जो रिच थे, जो कुछ लोग थे जो ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी नहीं थी, उनको वो जमीन दे दी। उनमें कुछ ट्रेडिशन था नहीं, उन्होंने बहुत जल्दी से वहां के जो पेजेंट्स थे उनको डिस्पोजेस करके शहरों में भेज दिया, और वहां से इनक्लोजर मूवमेंट शुरू होती है। ये वो लिखता है कि प्रोटेस्टेंटिज्म ने कैसे रोल प्ले किया। एक वो कहता है कि प्रोटेस्टेंटिज्म के आने के बाद, उसके पहले यूरोप में सबैटिकल डे मनाया जाता था, हर 7वां दिन छुट्टी होती थी। अगर कोई काम करता था लोग पत्थर मारते थे उसको, इवन वो अपने गार्डन में भी काम करता था। लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म आने के बाद जो संडे है उसको लेजिटिमेसी मिल गई, और संडे को लोग काम करने लगे। ये बातें उसने रिलीजन में लिखी है। तीसरी बात जो उसने कैपिटल वॉल्यूम 1 में लिखी है, जो भारत के संदर्भ में कुछ ख्याल में रखनी चाहिए, वो ये है कि उसने ये कोशिश की है कि जो भारतीय समाज है वो इतना चेंज क्यों नहीं आई उसमें। क्योंकि हम अगर 19वीं सदी के जितने भी समाज विज्ञानी हैं, समाजशास्त्री हैं, उनको देखें, सभी में एक सहमति बनती है। वो चाहे रेमो एरो में हो, वो चाहे दरखीम हो, वो चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हो। मैक्स वेबर इसका कम जिक्र करते हैं, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। वो है कि आबादी बढ़ने की, जनसंख्या बढ़ने से समाज में परिवर्तन आता है। जो इसका तर्क है, जो इसका मौलिक तर्क है, वो ये है कि जो जनसंख्या जब बढ़ती है तो लोगों की जरूरतें बढ़ती हैं, उससे जो डिवीजन लेबर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये मार्क्स ने भी कहा है, अगर उसकी जर्मन आइडियोलॉजी पढ़े उसमें भी लिखा है। कहता है कि लेकिन इंडिया में, भारत में जनसंख्या बढ़ने के बाद यहाँ जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हुई। तो वो क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ खाली जगह बहुत थी। हम अब के संदर्भ में मत सोचें कि 140 करोड़ है और लोग बहुत हैं। हम जरा सोचें यार, ये जो पहले टाइम थे, तो क्या है कि क्या होता था कि जब एक गांव की
जनसंख्या बढ़ती थी उसमें से जो कुछ लोग थे जो उस वहां की जो डिवीजन ऑफ लेबर में जो लैंड कंट्रोल करते थे, वो कुछ परिवार वहां से उठ जाते थे, अपने साथ वो मजदूरों को दूसरी जो क्लासेस थी उनको लेकर के एक नई सेटलमेंट बना लेते थे उसके पास, और वो जमीन जो है उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते थे। मुझे ये बात बड़ी मजेदार लगी। तो इसकी पहली जो मुझे मिला एविडेंस भारत में, जो जितने भी गांवों की स्टडी हुई है, अध्ययन हुए हैं, वो लगा रामाकृष्ण मुखर्जी की 6 विलेजेस। 6 विलेजेस पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं पंजाब के गांव को देखूं। तो गांव में जाते हैं, हम पूछते हैं ये किन का गांव है, तो वो बताएगा कि जाटों का गांव है, कंबोह का गांव है, सैनी का गांव है, क्योंकि पंजाब में बहुत, तो हम कहते हैं चलो जाट की बात करते हैं, राजपूतों का गांव है। तो आमतौर पे हम पूछते हैं कौन से जाटों का गांव है, वो कहते हैं ये जो गांव है ये रंधावियों का, रंधावा जो जाट है उनका गांव है, और इसके साथ साथ जो आगे 5-10 गांव हैं वो सारे रंधावा गोत्रा के हैं। तो फिर वो बताएंगे कि इनका एक जठेरा भी है, तो उसको मानते हैं वो फलां गांव में है। तो करते करते आपको सारा गोत्र से ये मिल जाता है कि कैसे ये एक गांव से उठ करके साथ साथ बैठते गए और स्टैब्लिश करते गए। इसके बिना मार्क्स का कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं था, लेकिन उसने वो बहुत उसको इंटरेस्ट था। जैसे ट्यूडर शाइनर ने एक भाषण पे उसने मार्क्स के ऊपर लिखा था कि वो चला जाता था, यहाँ से लोग आते थे बाहर से ट्रैवलर, वो इंडिया से आते लोगों से मिलता था और उनसे था, वो ट्रैवलॉग पढ़े हैं उन्होंने, तो वो सारा किया है। तो ये भारत के संदर्भ में ये बात एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग है और ये अभी इतनी हाईलाइट नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे जो दिलचस्प जो दौर आया है समाजशास्त्र में, वो ये है कि 1970 के दिनों से जब हम आगे चलते हैं, तो समाजशास्त्र विभाग किसी में भी जब हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते थे, तो होता ये था कि लोग कह देते थे कि तुम तो मार्क्सिस्ट हो। तो उस वक्त पार्सोनियन फंक्शनलिज्म का दौर था, तो सभी उनको इंटीग्रेटेड सिस्टम लगता था, हालांकि बाहर कुछ और ही था। ये इमरजेंसी के बाद भी चलता रहा और लोग यही समझते रहे कि पार्सोनियन फंक्शनलिज्म सबसे बढ़िया जो है सिद्धांतक नजरिया है, और मार्क्स को हमेशा ही एक आइडियोलॉजी के रूप में देखते रहे। मार्क्स को बहुत ज्यादा सीरियसली इन्होंने उस ढंग से नहीं लिया। डीपी मुखर्जी थे, वो मार्क्सोलॉजिस्ट कहते थे, उनका एक अपना था, और उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही थे जो अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते थे और सर्च करते थे, वो थे AR दोशी। उसके बाद और कोई बात नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे ये समझे बदलता गया। बदलने की बहुत ज्यादा कारण जो है वो ये है कि दुनिया का जो सारे संसार का जो सिनारियो था वो चेंज हो गया। तो 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, तो फिर ऐसे महसूस हुआ कि अब ये जो आइडियोलॉजिकल वारफेयर चल रही थी वो खत्म हो गई। तो उसके बाद थोड़ा सा लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर को, खासतौर पे ग्लोबलाइजेशन को लेके करना शुरू किया। एंड जब 2010 के बाद थॉमस पिकेटी की किताब आई कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी, तो मार्क्स के बारे में एक फिर नया पर्सपेक्टिव आना शुरू हुआ कि भाई मार्क्स को हमें सीरियसली देखना चाहिए। समस्या ये है, हमको ये मान के चलना चाहिए कि हम जो समाज विज्ञानों में काम करते हैं, हमारे जो संकल्प हैं वो जो नेचुरल साइंसेज हैं उन जैसे नहीं है। क्योंकि वहाँ जो है किसी चीज का जो लॉ है वो जब तक डिस्प्रूव नहीं होता वो वही लॉ रहता है। लेकिन समाज विज्ञानों में हर संकल्प जो है ये एसेंशियली कंटेस्टेड है। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं हमें हर चीज के ऊपर डेफिनेशन मिल जाती है। मुझे याद है कि मैं पहली बार जब हम सोशलिज्म की बात करने लगे, तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो थे वो लोहियाइट सोशलिज्म को मानते थे। वो मेरे साथ झगड़ने लगे कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि यही सोशलिज्म है, ये भी सोशलिज्म होता है, ये भी सोशलिज्म होता है। तो मेन कारण ये है कि डेमोक्रेसी का भी ऐसे ही है। तो इसलिए कोई थ्योरी खत्म नहीं होती, वो थ्योरी की रेलेवेंस किसी ना किसी ढंग से आती रहती है, हमारे सामने में आती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स को समझने के लिए कि जो कैपिटलिज्म है, it is not simply an economic system, it is also a social system. And the moment we understand that relations of production are not simply relations of production, जो
उत्पत्ति के जो संबंध हैं वो सिर्फ आर्थिक संबंध नहीं है, वो सामाजिक संबंध भी है। वो इसलिए सामाजिक संबंध है कि वो जो वस्तुएं, जो चीजें, लोग जिनके पास उनकी मालिकी है, ऑनरशिप है, उनके भी आपसी संबंध है। अगर किसी के पास कार है जो बहुत बड़ी चीज है, तो किसी के पास साइकिल है या नहीं है, वो भी एक संबंध, एक रिश्ता बनाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम जो आर्थिक स्थिति है और जो सामाजिक स्थिति है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। एक बात और बहुत मजेदार है। मजेदार ये है कि पिछले कुछ सालों से ये बात आ रही है बहुत, कि मार्क्सिस्ट ने हिंदुस्तान में जो है वो जाति प्रथा को नहीं लिया। आजकल धर्म का बहुत जोर है और जाति का भी जोर है। तो अगर जो कम्युनिस्ट थे इंडिया में, अगर वो जाति के मुद्दे को ले लेते तो शायद वो सक्सेसफुल रहती। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप सीरियसली देखेंगे बात वहीं आ जाती है। अब जाति के संबंध में जो मार्क्सिस्टों ने नहीं किया, इवन साइड ने वो ये नहीं किया कि जब एक फ्यूडल सोसाइटी से हम एक पूंजीवाद सोसाइटी बनते हैं, तो जो जाति है वो कैसे तब भी चलती है, उसकी भी क्रियात्मकता होती है, जो भी है मार्क्सिज्म। तो वो एक मुद्दा था जिसके ऊपर मार्क्सिस्टों ने काम नहीं किया। एक जो है कहते हैं कल्चर के ऊपर मार्क्सिज्म जो है, मार्क्स नहीं बात करता है। तो इसलिए कल्चर एक अलग बात है, उसके ऊपर बड़ी लंबी बात की जा सकती है। लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं मार्क्स में, जो बाकी डायनामिक्स है, वो आमतौर पे मार्क्सी जो परंपरा है या मार्क्स की अपनी थ्योरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो बातें आती हैं। एक कि हम मार्क्स के सिद्धांत को लेकर के चर्चा करनी है या मार्क्स वाद के सिद्धांतों को लेकर के चर्चा करनी है। क्योंकि दुनिया में और खास तौर पे हिंदुस्तान में एक बहुत फैसिनेशन, एक फैशन है। हम बहुत बड़े बड़े जो हैं कॉन्सेप्ट और नए संकल्प जो है ना, जो मुश्किल वाले संकल्प है, उनको बात यूज में लाते हैं कि देखो ये ऐसे लिखा है, ये इतना लिखा है और ये बहुत बढ़िया है, पुराने जो हैं उससे ये अच्छा है, और फिर हम उसी हिसाब से लिखते हैं। खासतौर पे जो कल्चरल स्टडीज हैं दुनिया में हो रही, वहाँ ये चीजें और भी ज्यादा आती हैं। तो अब इसमें बहुत याद रखने की बात है कि हर थ्योरेटिकल सिस्टम का एक अपना जो संकल्प का एक होता है सिस्टम। वो जो संकल्प का सिस्टम है, वो उसको आप कोई नया शब्द दे दें, नया संकल्प दे दें, वो चेंज बदलता नहीं है, वो वही रहता है। I'm sorry, just recovered from allergy, still a little bit. तो मार्क्स ने जो खुद लिखा है, उसको पढ़ के हम अगर उसका समाज शास्त्र समझने की कोशिश करें, तो मेरा ये ख्याल है कि वो बढ़िया रहता है। तो इस किताब में जो है यही कोशिश की गई है कि असली कोशिश तो प्रोफेसर नागला और प्रोफेसर जीव गुप्ता की है, लेकिन मैंने इसको एक साथ थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, यहाँ एक अपना वो परिचय लिख दिया है। लेकिन इसमें जो मेन जो अटेम्प्ट है वो यही है कि मार्क्स की खुद की जो राइटिंग्स हैं वो है। लेकिन मेरी यहाँ इसमें एक समस्या रही है, जो हिंदी भाषा है वो सरल भाषा नहीं है, और हिंदी भाषा में नए शब्द जो है संकल्प के रूप में यूज करने की बहुत जबरदस्त है, इसलिए हिंदी में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने तो अपने तौर पे कोशिश की थी कि भी थोड़ा सा नागला साहब से भी कहा था, वैसे नागला से कि इसको थोड़ा सा सरल रखिए। तो मैंने देखा था कुछ एक संकल्पों को लेकर के छोड़ करके बाकी ये भाषा अभी भी सरल है। तो मुझे ये लगता है कि ये किताब, ये पुस्तक बहुत स्टूडेंट विद्यार्थियों को काम आएगी और ठीक रहेगी। ये एक बिगिनिंग है, ये एंड नहीं है, और किताबें भी आनी चाहिए। तो मैं यही रुकता हूँ, है, क्योंकि हिंदी भाषा भाषी में हूँ नहीं। हिंदी में मैंने 2-3 बार ही भाषण दिए हैं,
तो मेरे सभी दोस्त कहते हैं कि तुम इंग्लिश का प्रयोग कर लो, लेकिन हिंदी में पढ़ बहुत हूँ, तो शब्द मुझे याद रहते हैं, लेकिन पंजाबी होने की वजह से उनका कुछ प्रोनाउंसिएशन की समस्या आ जाती है। हालांकि कोशिश मैं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी गौतम जी, एंड बहुत इस इंस्टीट्यूट कि भी उन्होंने बहुत इस किताब की चर्चा की या ऑर्गेनाइज किया। लेकिन जी आप जी, हिंदी में फिर धन्यवाद। भी अच्छा बोल लेते हैं। बहुत अच्छा आप बोले, बहुत अच्छा। और हिंदी के शब्दों का भी उपयोग किया है और उनके अवधारणाओं का भी उपयोग किया है। तो हाँ, और इनसे अच्छे हमें एडिटर कौन मिलता जो मतलब उस सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं और उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट भी था, तो हमारी तरफ से भी उनको थैंक्स कहिए। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय परमजीत जज जी ने मार्स की जो अवधारणा है और खासकर उनकी संकल्पना और उनकी स्थापना, उसको कैसे कैपिटल से समझे। मुझे याद है एक बार प्रोफेसर हीरा सिंह जी ने एक ऑनलाइन कोर्स जामिया में उस समय हुआ करता था, और उसमें हाउ टू रीड टेक्स्ट पढ़ाते समय उन्होंने बताया था कि कैपिटल से ही कैसे कार्ल मार्क्स की जो बाद की राइटिंग्स है, इवन जो लेनिन ने कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखा है, उसको भी आप रिविजिट और कर सकते हैं। स्टालिन ने जो लिखा है वो भी। तो ये जो ओरिजिनल पढ़ने की जो आदत है, खासकर आज के विद्यार्थियों को, तो इस तरह की किताबें उनके लिए बहुत अच्छा रहता है और हमेशा अच्छा रहेगा। और जो हिंदी में ज्ञान निर्माण की जो चुनौतियां हैं, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड़ आएगा जब कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों का जो विचार है वो हिंदी माध्यम के शोधार्थी तक पहुंचेंगे, तो उसको वो अपने रिसर्च का भी पार्ट बना सकते हैं और आगे एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस का भी आधार बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी को सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो घर भी पहुंच गए हैं। हाँ, मैं पहुंच रहा हूँ। जी। कमरे में दिखाई दिए। हाँ बस मैं अभी 1 मिनट में पहुंच करता हूँ। तो 1 मिनट में पहुंच रहे हैं, तब तक हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं। और बहुत सारे विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आलोक टंडन जी से हम लोग निवेदन करेंगे सवाल या छोटी टिप्पणी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। चूंकि पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जिस तरीके का विचार पुस्तक के बारे में अभिव्यक्त किया गया, उससे मेरे मन में दो तीन बातें उभर के आई हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि कहा जाता है कि भारतीय मार्क्सवादियों ने जाति के प्रश्न को, धर्म के प्रश्न को और संस्कृत के प्रश्न को ठीक से हैंडल नहीं किया। अब सवाल यह है कि इस वॉल्यूम में क्या इसके बारे में कुछ कहा गया है, एक सवाल। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है पिछली शताब्दी में, भारत में ही हुआ है। एक है कि धीरे धीरे समाजवाद और साम्यवाद का जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ता गया और उसके स्थान पर एक अस्मितावादी राजनीति जाति और धर्म के आधार पर उभर के आई। तो इसको समझने में मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव या फ्रेमवर्क क्या कर रहा है, उसका भी कुछ जिक्र है क्या इस पुस्तक में। इसके अलावा जो दुनिया के लेवल पे चेंजेस आए हैं, जिसको कि हम ग्लोबल कैपिटलिज्म कहते हैं, उसको समझने में मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में क्या इसमें कुछ है या कुछ बता सकते हैं वो। एक और बहुत बड़ा सवाल है कि अब जो है आइडियोलॉजिकल लेवल पे हम ये देख रहे हैं कि समाजवाद की जगह रिलीजियस नेशनलिज्म का बोलबाला है। तो एक ऐसे समाज में जो स्वतंत्र हुआ और उसमें समाजवाद और को उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई, वो धीरे धीरे किस तरीके से एक धार्मिक राष्ट्रवाद की परियोजना में कैसे सम्मिलित हो गया, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो भारतीय संदर्भ में मार्क्सवादियों से पूछे जाने चाहिए, और मार्क्सवाद से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं उनको भी इन पर विचार करना चाहिए। सही है कि पहले जो मॉडल वो अब जो है काम का नहीं है, और मार्क्सवादियों का जो मॉडल था उसमें कॉन्फ्लिक्ट पे की समझ पे बहुत जोर था। लेकिन क्या आज हम मार्क्सवाद के अनुसार कह सकते हैं कि हमारे समाज में इतनी इनइक्वलिटी होने के बाद, इसके बढ़ते जाने के बाद भी क्या किसी किस्म का वर्ग संघर्ष दिखाई देता है? क्या मार्क्स जिसको एक वर्किंग क्लास कहते हैं, एक रिवोल्यूशनरी क्लास कहते हैं, क्या उसकी कोई संरचना है?
केवल मजदूर होना तो रिवोल्यूशनरी क्लास नहीं है। तो उसके आधार पर कहीं पर किसी भी क्या सोशल रिवोल्यूशन की जो बात मार्क्स में है, वो कभी कहीं पर भी कोई उसकी कोई संभावना दिखती है? अगर नहीं दिखती है तो उसके पीछे क्या कारण? क्योंकि ये सोचना, और इसको बहुत सारे लोग मानते हैं, लिबरल्स मानते हैं। अभी मैं पिछले दिनों प्रोफेसर दयाकृष्ण को पढ़ रहा था, जो मार्क्स की थ्योरी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो कहते हैं दुनिया में विजन तो मार्क्स का ही। तो जब हम ऐसा विजन जो है संसार के लिए, उसके भविष्य के लिए स्वीकार करने को तैयार हैं, तो उसके रास्ते में जो इस तरीके का रुकावटें हैं, या हमारे सामने जो कोई रास्ते का कोई कोई दिशा निर्देश या कोई फ्रेमवर्क या कोई कहना चाहिए कि मेथड अब नहीं दिखाई देता, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके से समाजवाद का पतन हुआ है, हमको अपनी सारी इंक्वायरी वहां से शुरू करनी चाहिए। तभी हम समझते हैं कि वो मार्क्स के अपने सिद्धांतों की भी समीक्षा होगी, और साथ ही साथ उन समाजों के विशिष्टताओं के बारे में भी हम समझ सकेंगे जहां हम मार्क्सिज्म के एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह प्रयोग नहीं कर सके। धन्यवाद। जी, कुछ और, कोई और साथी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो? हाँ, राजीव गुप्ता जी जुड़ गए हैं, तो इन सवालों को हम लोग अभी राजीव गुप्ता जी के विश्लेषण के बाद डिस्कस करेंगे। जी, अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट रहे, आनंद कुमार, आईपी मोदी, परमजीत जज, आभा चौहान, इन सब का मैं आभार व्यक्त करूं कि इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा को पुस्तकीय आकार में प्रकाशित करवाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से हिंदी के अंदर इस तरह के एक शोध पत्रिका की कमी महसूस कर रहे थे। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन चल रहा था। मैंने यहाँ काम शुरू किया नागला जी के इनिशिएटिव पर, और 2018 में जब कार्ल मार्क्स की जन्म शताब्दी का 200वीं जन्म वर्ष, तब हमारे मस्तिष्क में ये बात आई कि मार्क्स के ऊपर क्यों ना एक विशेषांक भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा का निकाला जाए। उसके साथ साथ क्योंकि गांधी के भी दौर थे, तो गांधी पर और अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष थे उन पर हम लोगों ने अपने स्पेशल वॉल्यूम निकालने का निर्णय लिया। अब ये बहुत अच्छा एक दौर है। मैं इस पुस्तक के संपादन के लिए साथी परमजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि उन्होंने जो एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन लिखा है, उस लॉन्ग इंट्रोडक्शन में इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे पक्ष जो अछूते रह गए थे उनको शामिल किया है। ये पुस्तक एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण है गौतम जी। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें एक्टिविस्ट के आर्टिकल्स बहुत हैं। वे लोग जो मार्क्स को अपनी जीवनचर्या के अंदर शामिल कर चुके हैं विचारों को, जैसे वासुदेव, उनका इसमें एक लेख है जो इस पुस्तक को बहुत विशिष्ट बनाता है, और उन्होंने अन्य कहीं पर वो लेख नहीं दिए, हमारे इसके लिए उन्होंने वो लेख दिया। और शायद आपको ये पता होगा कि राजस्थान के अंदर सीपीआई-एम के वो सचिव थे और सीपीआई-एम की केंद्रीय समिति के सदस्य भी रहे, उनके भी लेख। इसमें हिंदी विभाग के लोग, राजनीति शास्त्र के लोग, समाज शास्त्र के लोग, अर्थशास्त्र के लोग, ये सब इसमें शामिल हैं, जो कि इस पूरी की पूरी पुस्तक को एक मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी बना देते हैं। और सही कह रहे थे परमजीत जी कि इसमें हिंदी के कुछ शब्द बड़े कठिन है, लेकिन सब कुल मिलाकर के अगर इस पुस्तक को पढ़ा जाए तो इसमें हिंदी काफी अच्छी तरीके से समझ में आती है। ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी, जिस पृष्ठभूमि में हमने इस पुस्तक को सामने लाने का निर्णय लिया, और परमजीत जी ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सवाल अभी चमन लाल जी ने और परमजीत जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्क्स को समझने के लिए मार्क्स को पढ़ना, और मार्क्स को पढ़ने के साथ अपने समाज की परिस्थितियों को आंकने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी है। ये एक एकेडमिशियन की अपनी भूमिका होती है, और उस एकेडमिशियन की भूमिका
अनफॉर्चुनेट है कि हिंदी बेल्ट के विश्वविद्यालयों के अंदर वह हमें बहुत कम देखने को मिलती है। संभवतः मार्क्स केवल एक थिंकर के रूप में बीए और एमए में पढ़ाया जाने लगा, लेकिन मार्क्स के चिंतन में जो कुछ क्रांतिकारिता के पक्ष थे, जो संरचनात्मक रूपांतरण के पक्ष थे, भारतीय समाज के बारे में जो चर्चा थी, 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस के विषय में जो चर्चा थी, भारतीय समाज की ऑर्थोडॉक्सी को लेकर के जो चर्चा थी, भारत के गांव को लेकर के जो चर्चा थी, यहाँ के जो डिस्पोटिक स्टेट की जो चर्चा थी, ओरिएंटलिज्म की जो चर्चा थी, उसके ऊपर हमारा अपना ध्यान बहुत कम गया। विशेष रूप से जो अभी परमजीत कह रहे थे कि न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में चमन लाल जी ने भी कहा, 1853 से लेकर के 1861 तक कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे भारत के ऊपर लेख लिखे, और भारत के ऊपर उन लेखों को मुल्कराज आनंद ने 1934 और 37 के बीच में छापा। सबसे पहले मुल्कराज आनंद को इन आर्टिकल्स को भारतीय जनमानस के सामने लाने का श्रेय जाता है। इरफान हबीब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और उसकी चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो रजनी पामदत्त की किताब है इंडिया टुडे, वह विशेष रूप से न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में मार्क्स के जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर आधारित है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर उन्होंने बताया है। ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसको कि शायद हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर, कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़ दीजिए जिन्होंने कि इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उसमें से एक है, दूसरे विश्वविद्यालय ने लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी में डीपी मुखर्जी हैं, AR देसाई हैं, DN धनागरे हैं, हिंदी के क्षेत्र में रामविलास शर्मा हैं, नामवर सिंह हैं, मैनेजर पांडे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर प्रभात पटनायक हैं, उत्साह पटनायक हैं, हमारे यहाँ सुरेन जोतका हैं, परमजीत हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे जिन्होंने कि मार्क्स के ऊपर बहुत कुछ लिखा। इसके इतर अगर चले जाएं तो DD कोशाम्बी है, राहुल सांस्कृतायन है, के दामोदरन है। इन सबको अगर हम लें, दर्शन के क्षेत्र में DP चट्टोपाध्याय हैं, उन सबका अगर एक क्लस्टर बनाया जाए, उसकी एक उसका नरेटिव डेवलप किया जाए इन सब के आधार पर, तो मुझे लगता है कि भारतीय समाज को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से समझने का और उसकी विसंगतियों को एग्जामिन करने का हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आ जाता है। एक चीज और इसमें मैं कहना चाहूंगा, साथ ही हमारे आचार्य जी मौजूद हैं यहाँ पर हैं, और उनको सुनना मेरे लिए हमेशा एक खुशी की बात होती है। नंद किशोर आचार्य जी को मैं नमस्कार करता हूँ यहाँ से। मैं एक बात मान करके चल रहा हूँ कि जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में बिलीव करते हैं, जो ये इस बात को मानते हैं कि साम्राज्यवाद की खात्मा होना चाहिए, जो ये मानते हैं कि उपनिवेशवाद, जो सवल्टरन हैं, जो हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, उनके शोषण और दमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक अवयव के रूप में उभर करके आता है, जो एक शोषण की और संस्थागत अधीनता की संस्कृति को विकसित कर देता है, उसको उसके विरुद्ध जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उसके विरुद्ध जो एक असहमति प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, वो मूलतः मार्क्स के चिंतन से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। वो लोग भी प्रभावित हैं जो मार्क्स का विरोध करते थे। हम सब लोगों को पता है कि इन्होंने एक बात कही थी ना, उसने कार्ल पॉपर ने कहा था कि आप चाहे मार्क्स से सहमत हो सकते हैं या मार्क्स से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मार्क्स की उपेक्षा नहीं कर सकते। आज भी यही चीज है। जब मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ रहा था तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि यूरोप के अंदर पूरा सोशलिज्म का एक भूत भय समाया हुआ है। वो भय आज भी है। अगर आप विचारधाराओं के संघर्ष की बात करते हैं तो विचारधाराओं के संघर्ष में पूंजीवाद प्रारंभिक स्तर से लेकर के और कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म तक, ये चाहे कितना ही आगे बढ़ता चला जाए, लेकिन इसके सामने अगर कहीं कोई एक बुनियादी चुनौती कोई दे सकता है तो वह मार्क्सवाद दे सकता है, वह समाजवाद दे सकता है, और उस चुनौती से आज भी वो घबराते हैं। और इसलिए जब बात कर रहे थे, परमजीत बात कर रहे थे उनके फ्रांस के अर्थशास्त्री की, थॉमस पिकेटी ने जब कैपिटलिज्म 21st सेंचुरी और उसके बाद इनइक्वालिटीज के इतने सारे सवालों को लिखा, तो उसमें हमको स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं मार्क्स का एक जो प्रभाव है
वह प्रभाव साफ साफ नजर आता है। एक चीज और इसमें हम देखें कि मार्क्स के अगर जो जिन आर्टिकल्स की चर्चा हम न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून और उसके बात कर रहे हैं, वो भारतीय समाज के अंदर 1857 के स्वाधीनता संघर्ष को एक मल्टी क्लास मूवमेंट के रूप में देख रहे हैं कि वो एक बहुवर्गीय आंदोलन था। और बहुवर्गीय आंदोलन इसलिए था क्योंकि जो कॉलोनियल पावर थी उसने पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जो शोषण का शिकार जनता थी, उस शोषण के शिकार जनता का एक बहुत बड़ा रूप हमको वहां पर देखने को मिलता है। और इसलिए उन्होंने एक लाइन कही इसके अंदर, जो लाइन मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ इनहेरेंट बार्बरिज्म ऑफ बुर्जुआ सिविलाइजेशन। बुर्जुआ क्रांति का ये इनहेरेंट बार्बरिज्म है जो भारतवर्ष के अंदर ब्रितानी शासन के रूप में हमको नजर आता है। मैं जब इस चीज को जोड़ता हूँ कार्ल मार्क्स के विद्यार्थी जीवन में जो उन्होंने अपना लेख लिखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ ए यंग मैन ऑन चूजिंग अ करियर ऑन, उसके अंदर उन्होंने वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी पर बल दिया था। और वह वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी का जो बल है वह आज उस नजर आता है जब हम ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ इनहेरेंट बार्बरिज्म ऑफ बुर्जुआ सिविलाइजेशन के रूप में देख रहे हैं। मैं किसी प्रकार के व्यवस्था के पक्ष में नहीं जा रहा कि व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, या लेकिन मार्क्स के जो समूचे लेख हैं, उन मार्क्स के लेखों के अंदर, मार्क्स की पुस्तकों के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको लगता है कि एक विज्ञान की जो व्याख्या है, जो भौतिकवादी दर्शन की व्याख्या है, जो ड्युअलिज्म है, जिस ड्युअलिज्म की बात हमको नजर आती है, कहीं व्यक्ति बनाम समाज के रूप में नजर आती है, कहीं क्रिया बनाम संरचना के रूप में नजर आती है, कहीं सामाजिक एकीकरण बनाम व्यवस्था एकीकरण के रूप में नजर आती है, कहीं आधुनिकता बनाम पूंजीवाद और पूंजीवाद बनाम समाजवाद के रूप में नजर आती है। मुझे लगता है कि समूचा समाज विज्ञान अगर हमको उसको एनलाइटनमेंट के फेज के साथ और ट्रांसफॉर्मेटिव कैरेक्टर के साथ पढ़ना है तो हमको कार्ल मार्क्स को पढ़ना लगभग अनिवार्य हो जाता है। एक बात और इसमें नजर आती है और जो हमको देखनी चाहिए एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, इन तीनों के विश्लेषण में कार्ल मार्क्स का चिंतन हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होता है। बहुत अगर हम चले जाएं पेरिस कम्यून, फ्रांसीसी क्रांति से अक्टूबर क्रांति तक का जो पूरा का पूरा इतिहास का दौर है, और वहां 1917 की अक्टूबर क्रांति से लेकर के 20वीं शताब्दी के अंत में जब सोवियत संघ का बिखराव होता है, इस पूरे पक्ष को समझने के लिए कार्ल मार्क्स के चिंतन के अंदर हमको ये देखने की जरूरत पड़ती है कि कैसे क्रांतियां होती हैं और उन क्रांतियों के अंदर उभरने वाले संभावित कंट्रोडिक्शन किस तरह से आगामी फेज में जाकर के काउंटर रिवॉल्यूशनरी टेंडेंसीज को जन्म दे देते हैं, किस तरह से ऑर्थोडॉक्सी हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती है, एक इल्यूजरी वर्ल्ड की तरफ ले जाती है, क्लास पोलराइजेशन की संभावनाएं जो कि एक सामाजिक क्रांति की संभावनाओं का महत्वपूर्ण पक्ष है, उसको किस तरह से वो अंडरमाइन करती चली जाती है, किस तरह से हम एलियनेशन को स्वीकार करते चले जाते हैं, किस तरह से हम इल्यूजन को एक ऐसे इमेजिनेशन के रूप में देखने लगते हैं जो आगे जाकर के एक हमारा भावी स्वरूप बन सकता है, जो यथार्थ बन सकता है, जिसका दौर हम वर्तमान भारतीय समाज में काफी कुछ सही तरीके से देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें मार्क्स को प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेकर के और सोशलिस्टिक टेंडेंसी तक समझने के लिए जो उन्होंने वर्गीय संघर्ष के कारण बताए, वर्गीय संघर्ष के जो परिणाम बताए, मैं इनको संक्षिप्त छोटे छोटे शब्दों के साथ छू रहा हूं कि अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि मार्क्स का समूचा विश्लेषण जन संघर्ष का समाज विज्ञान है। मैं इसे जन संघर्ष के समाज विज्ञान की, जन संघर्ष के दर्शन की संज्ञा देता हूं। और यहाँ पर दर्शन को मैं एक ऐसे सिस्टम ऑफ नॉलेज के रूप में देख रहा हूं जिस सिस्टम ऑफ नॉलेज के अंदर हर माइक्रो और मैक्रो पक्ष, रियलिटीज और एब्स्ट्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन हमें साफ साफ नजर आता है। हम एक चीज और भी देखें, मैं जब वर्तमान भारतीय समाज को देख रहा हूं तो जो सर्वसत्तावाद है, वह सर्वसत्तावाद का विरोध हमें कार्ल मार्क्स के चिंतन में साफ साफ नजर आता है। जब आप जो कह रहे थे ना, जो आपने पहला सेंटेंस लिया था, द फिलोसोफर्स हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज हाउएवर टू चेंज इट, यही सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है। और यहाँ पर हम जिसकी बात करते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम की, जिसकी चर्चा लोग भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं, जब मार्क्स ये कहते हैं वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड वी यूनाइट,
यू आर नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज। तो वहां पर वो उसकी एकजुटता की बात कर रहे हैं जो सर्वहारा है, और सर्वहारा में महिलाएं शामिल हैं जो श्रम करती हैं, वो शामिल हैं जो आदिवासी हैं, वो शामिल हैं जो अश्वेत हैं, वो शामिल हैं जो कि निम्न जाति के हैं, वो सब लोग शामिल हैं जो इस तरह के श्रम को कर रहे हैं, और इस श्रम का जो सरप्लस है उस सरप्लस को वे इस्तेमाल होने दे रहे हैं उन लोगों के धन के लिए, उन लोगों की बढ़ोतरी के लिए, उनको धनाढ्य बनाने के लिए, जो अंत में जाकर के पूंजीपति के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। मेरे श्रम का वो लगातार शोषण करते हैं, और मेरे उस श्रम के शोषण के आधार पर उनकी अपनी धनाढ्यता, उनकी अपनी समृद्धि विकसित होती चली जाती है। ये एक ऐसा विभाजन है जिस विभाजन की मार्क्स लगातार आलोचना करते हैं, उनकी समूची क्रांति की संभावना। इसी प्रकार का जो एक विभाजन है, इस विभाजन को खत्म करने की कोशिश है। स्वतंत्रता का मूल्य हो, समानता का मूल्य हो, न्याय का मूल्य हो, इन सारे मूल्यों में मुझे कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का चिंतन साफ साफ नजर आता है। एक चीज और मेरे को लगती है, और जिसको मैं अपने इस वक्तव्य के आखिरी पक्ष के अंदर लूं, दक्षिण एशिया के जो हमारे अपने अकादमिक कैंपसेस हैं, हमारे अपने कॉलेजेस, हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज, उसमें एक सवाल मेरे सामने आता है, और मैं चाहूंगा कि नंद किशोर जी मुझे इस सवाल के साथ कहीं ना कहीं जरूर उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि क्या उपनिवेशवाद का विरोध, साम्राज्यवाद का विरोध, सर्वसत्तावाद का विरोध हिंदी बेल्ट की समाज विज्ञानों में और मानविकी में एक प्रभावी ढंग से प्रवेश पा चुका है? मुझे ये उत्तर ना में नजर आता है, और इसलिए हिंदी बेल्ट के अंदर जो समाज विज्ञान और मानविकी नव जागरण के मूल्यों को स्थापित करने के प्रयास का एक हिस्सा होनी चाहिए थी, वह उसका आंतरिकरण नहीं कर पाई। वो आंतरिकरण यहाँ के कैंपसेस के विद्यार्थियों के बीच में नहीं हुआ है। वो परिणाम स्वरूप लोकतंत्र और जनवादी मूल्य इस पूरी हिंदी बेल्ट के अंदर एक बड़ी जबरदस्त चुनौती का सामना कर रहे हैं, और वही चुनौती कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के विस्तार को कहीं ना कहीं हमारे सामने रख रही है, और कहीं ना कहीं वह एक ऐसी संस्कृति को भी हमारे सामने रख रही है जिस संस्कृति के अंदर शोषण, हिंसा, असमानता और उपेक्षा, इन सबको कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी मिलती चली जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ के जो समाज विज्ञान है और हमारे यहाँ की जो मानविकी है, वह लिबरेशन के जो स्ट्रगल्स हैं उनके प्रति, और भविष्य में आने वाले जो लिबरेशन के स्ट्रगल्स हैं उनके प्रति तटस्थ हो गई है, या उनकी अपनी विरोधी होती चली जा रही है? समाज विज्ञान क्या आज के दौर में एंटी कॉलोनियल सिस्टम ऑफ नॉलेज के रूप में हमारे सामने एस्टेब्लिश्ड है? अगर है तो मार्क्स की, लेनिन की, गांधी की, इन सब की रेलिवेंस साफ साफ नजर आती है। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो कहीं ना कहीं वह चिंतन हमारे सामने आ रहा है जो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म और उसकी संस्कृति का पक्षधर बनता चला जा रहा है, और जो हमारे अपने शोषण की शिकार जो जनता है, जो किसान हैं, जो श्रमिक हैं, जो आदिवासी हैं, उनको, उनके शोषण को, उनकी असमानता को, उनकी निर्धनता को और उनके अपने एक्सक्लूजन को कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी मिलती चली जा रही है। वह लेजिटिमेसी शासक वर्ग के चिंतन में साफ साफ नजर आती है। ये वो परिदृश्य है जिस परिदृश्य के अंदर हमें कार्ल मार्क्स के समूचे विश्लेषण को परखने की और उसको समझने की जरूरत है। मैंने मार्क्स के विभिन्न पहलुओं को नहीं छुआ कि उनका गोथा प्रोग्राम क्या है, उनमें उसके अंदर 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट में क्या है, आपके बाकी पुस्तकों में क्या है, मैं उन पुस्तकों के अंदर नहीं गया हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर फ्रेमवर्क हमारे सामने मौजूद है जिसको कि हम यथार्थ के रूप में देख रहे हैं, मैं तो कम से कम उसको यथार्थ के रूप में देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अगर ये यथार्थ है तो फिर कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद, इन सबकी रेलिवेंस पूरी तरह से बरकरार है। और मैं इस रूप में आशावादी हूं कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म से जिस दिन एक विचारधाराई संघर्ष की शुरुआत बड़े संगठित और संरचित रूप में होगी, उस दिन समाजवाद और मार्क्सवाद के जितने टेनेट्स हैं ये बहुत जीवंत होकर के उसका मुकाबला कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो इंट्रोडक्शन में ही परमजीत सर जी ने एक सवाल किया है कि वो कौन से मूल्य हैं जो सामाजिक यथार्थ समझने में बाधा उत्पन्न करता है, और उस प्रश्न का जवाब मार्क्स में मैं ढूंढता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट जवाब है, जो उसको हम क्रिटिकल कॉन्शसनेस की बात करते हैं। तो बहुत अच्छा रहा आपकी रिवर्स।
का संवर्धन। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आलोक बाजपेयी जो बिपिन चंद्र जी के साथ रहे हैं और उनके स्टूडेंट हैं, वो अपने कुछ छोटी सी टिप्पणी रखें, और फिर आशीष कुमार जी, अनंत गिरी, मतलब 2-2 मिनट का, और फिर हम लौटेंगे परमजीत जैन जी के पास। जी, आलोक बाजपेयी जी। आलोक बाजपेयी जी समय ले रहे हैं, तब तक प्रोफेसर आनंद गिरी। And greetings to co-president, Professor Paramjit, Professor Rajiv Gupta, and all friends. So the part of the conversations I have, one important challenge is the challenge of listening to everybody, all concerned. That spirit, how do we come to terms with Marx's dictum of the dictatorship of the proletariat? So I would like to request Professor Rajiv Gupta and also to reflect upon this. What is the challenge of democracy? Now, the limits of bourgeois democracy does not mean that dictatorship is the solution. So, in fact, what has happened is that, of course, there have been many emancipatory manifestations of Marxian struggle for emancipation, but the communist capture of power has really been imprisoned within a logic of dictatorship, though there have been some efforts in socialist democracy. So this is one challenge. Secondly, the challenge of nature. Like everybody, Marx, of course, could not avoid the logic of productivism in industrial civilization, but Marx was also attentive to the limits of productivism. So recent work on Marx suggests that he was deeply aware about the limits of productivism and our need for restoration and restitution, and how does nature reproduce itself. So, and this dimension, Marx and ecology, which has been a underlying concern, and in the work of So has tried to bring into the forefront the concern of Marx with nature and difference. And what Harvey does in terms of a good life, realization of social justice, as well as the whole challenge of living an authenticity and objectivity. And these are the perennial challenges of humanity. So today, as we work and meditate with Marx, it is not just enough to say that Marx is indispensable. Even Thomas Piketty's reference to Marx, is it anything more than the reproduction of a statist model to addressing the challenge of inequality? No, he is raising the problem of inequality, but addressing the problem of inequality, he does not have any solution except predominantly a statist model. Though in his recent work, he's talking about associationism and others, which is pointing to limits of a statist model. Therefore, Marx's key challenge, the withering away of the state, and how do we bring the challenge of withering away of the state and the dictatorship of the proletariat together. Thank you, Ananta bhai, for sharing very deep reflections and very deep and perennial questions regarding Marxism. तो हम लोगों के पास समय बहुत हो गया है। आशीष कुमार जी शायद वो लेफ्ट कर गए हैं। आलोक बाजपेयी जी, फिर हम लोग लौटेंगे परमजीत जज जी के पास कुछ विश्लेषण के लिए। ओके, पहले वो टंडन जी का, आलोक टंडन जी बोले थे लगभग। तो यहाँ इसमें 2 आर्टिकल हैं जो मार्क्स के बाद वाले चीज को डील करते हैं। गोपाल प्रधान का है, रणधीर सिंह का है। एक कैपिटलिज्म आफ्टर मार्क्स वाला है, एक जो नए चैलेंजेस हैं।
लेकिन ये जो जरूरी नहीं है कि मार्क्सियन थ्योरी वुड हैव डेल्ट विद एवरीथिंग। ये भी जरूरी नहीं कि हर चीज सक्सेसफुल हो और हर कुछ वैसे ही हो जैसे मार्क्स ने कहा था। मार्क्स वाज नो एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मार्क्स आल्सो अवॉइडेड बीइंग टेलियोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं आदेशवादी। If you fully read historical materialism, which is called historical materialism, वो basically it is a piece of economic history। इकोनॉमिक हिस्ट्री है कि जो हिस्टोरिकली सोसाइटीज डेवलप हुई है उनमें नेचर ऑफ प्रॉपर्टी और डिवीजन ऑफ लेबर कैसी थी, तो वो फ्यूडलिज्म तक है। उसके बाद कैपिटलिज्म हम जोड़ देते हैं, वो सभी ने इकट्ठा करके 4-5 स्टेजेस बना दिए। वो है नहीं ऐसे। आगे सोशलिज्म आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन वो जैसे लोगों ने सोचा था वो करके तो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा। तो बिकॉज मार्क्स भी कहता है यूटोपियन सोशलिज्म नहीं, साइंटिफिक सोशलिज्म एंड ऑल दोस थिंग्स। दूसरी चीज ये है कि आफ्टर अमेरिका स्टार्टेड सपोर्टिंग हमस in such a big violation of all the humanitarian values, I have no faith in the kind of democracy West is preaching. But we should understand what Anantagiri was asking about. Number one, the whole idea of dictatorship of the proletariat is a contradiction in terms. Because how can you have a dictatorship of the proletariat? He never said it should be dictatorship of the party. The same question was asked by Bakunin in one of the international, that how can you say that there would be dictatorship? But he did not understand that he is not talking about dictatorship of one person. He was using the term. Now, what is very important is that we always try to look at social theory as if whatever has been said would happen like that. It never happens. Even historically, capitalism of England and capitalism of France did not have the same kind of trajectory and logic. Marx only talked about emergence of capitalism in England because he had data about it. तो अब प्रॉब्लम समस्या क्या है कि हम जैसे आजकल अम्बेडकर के साथ हो रहा है कि एकदम अचानक हम एक थ्योरिस्ट को एक भगवान बनाना शुरू कर देते हैं कि उसने जो कुछ लिखा वो वैसा ही होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे होता नहीं है। As Marx himself said, we can foresee history but we cannot anticipate it। हमें पता है क्या होने वाला है, हम कुछ कर नहीं बहुत कई बार सकते हैं। तो इंटरवेंशन का अपना लेवल है, लेकिन जो राजीव गुप्ता जी ने एक खास किस्म का ऑप्टिमिज्म दिखाया वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स वाज नॉट द फर्स्ट टू टॉक अबाउट इट। इफ यू रीड विल दुरान की है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन 10 वॉल्यूम्स में, वो क्रिश्चियनिटी से लेकर के ऐसे कुछ सेक्ट बने, चाइना में भी पहले बने थे, अभी भी वो एक कम्युनिटी है जो हमीश जो रहती है सिंपल लाइफ की कम्युनिटी लिविंग करती है। तो बहुत सारे थे ऐसे आइडियाज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे कि सभी एक जैसे होने चाहिए, रहने चाहिए। लेकिन कैपिटल वॉल्यूम 1 में एक फुटनोट में बहुत मजेदार लिखा है, मैं आप पेज नहीं बता सकता, आप ढूंढ लीजिएगा। वो किसी इकोनॉमिस्ट की रेफर करता है। वो कहता है जो सबसे खुश समाज होते हैं, जो हैप्पीएस्ट सोसाइटीज होती हैं, वो गरीब सोसाइटीज, वो रिच नहीं होती। वो कहता है लेकिन जिसने भी ये लिखा है वो मेंशन करता है किसी अर्थशास्त्री ने लिखा है, कहता है लेकिन उसने उसका डायलेक्टिकल वर्स नहीं लिखा। तो मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ जो पहले टंडन जी ने उठाई थी कि मार्क्स की थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसे नहीं है। मार्क्स जो है वो ये नहीं कहता कि कॉन्फ्लिक्ट ही होगी, वो कहता है कि जो डायलेक्टर्स की नेचर जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस करती है, लेकिन उनमें रेजोल्यूशन होता है। जो हेगेलियन डायलेक्टिक्स है अल्टीमेटली सिंथेसाइज करती है, लेकिन प्रॉब्लम हेगेलियन डायलेक्टिक्स की ये है कि वंस यू रियलाइज, जब सबसे जो एब्सोल्यूट आइडिया है वो रियलाइज करेंगे तो वो सिंथेसिस अल्टीमेट होगा। मार्क्स कहता है अगर क्लासेस होंगी तो आइडिया कैसे सिंपल एक हो जाएगा, उसके लिए क्लासेस भी एग्जिस्टेंशियल कंडीशंस भी सेम चाहिए, लेकिन सिंथेसिस होता है। वी ऑल स्ट्राइव टुवर्ड्स सिंथेसिस, वी वांट टू लिव इन पीस amidst conflicts and all that. So I never treat Marx as the ultimate prophet of anything, but he was one of the most important theorists of his times, and not only that, इसमें जो कैनेडियन सोशियोलॉजिस्ट है इरविंग ज़ेटलिन, उसकी किताब है आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, उसकी क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया है। पहला मार्क्स के पहले का पीरियड है, उसके बाद वो उसका टाइटल है मार्क्सियन वाटरशेड।
और जो नेक्स्ट पीरियड जो उसका सेक्शन है, खंड है, वो उसमें है ए डिबेट विद द गोस्ट ऑफ मार्क्स, जिसमें वो कार्ल मैनहाइम तक चलता है कि 19वीं सदी का एक थिंकर जो है, क्योंकि मैं बेसिकली मुझे 18वीं सदी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कुछ और कारणों की वजह से, लेकिन 19वीं सदी का एक थिंकर जो है उसके आगे लगातार जो समाज विज्ञानी हैं वो उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं, उसके विचारों के साथ, उसके गोस्ट के साथ। और एलिस्टेयर मैकेंटायर ने तो बहुत ही बढ़िया लिखा है, कहता जो मार्क्स ने कहा था कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट जो है वो 1929 तक हुई है, वैसे ही उसके बाद नहीं हुई। बट ये तो विचार है, मैं नहीं कहता कि ये सही विचार होंगे, लेकिन ये है कि जिस ढंग से मार्क्स का इन्फ्लुएंस लोगों के अपने समय के समाज को समझने के जो दृष्टिकोण में हुआ है, वो आज तक किसी और सोशल थ्योरिस्ट ने नहीं कर सका। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो है मार्क्स के आइडियाज की, कि हम अभी भी उसकी प्रासंगिकता और उसके विचारों की जो रेलेवेंस और चीजें हैं वो अभी भी सोचते हैं। लेकिन ये रॉन्ग होगा कि हम दो चीजें करें। एक कि हम सोचें कि जो मार्क्स ने लिखता वो फाइनल लिख दिया, वो फाइनल वर्ड्स है। एक एक ये कि मार्क्स ने कई चीजें नहीं लिखी, वो नहीं लिख सकता था। अब सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि स्टूडेंट्स के लेकर के टीचर तक, एक तो प्रोफेसर गुप्ता ने तो अपना हिंदी बेल्ट को कहा, लेकिन हिंदुस्तान की बात भी है, यही है कि हम जो टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ते, जो जिसने लिखा है वो टेक्स्ट नहीं पढ़ते। मैंने कितनी आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें यही बताया गया है कि कैपिटल वॉल्यूम का वन को कैसे पढ़ना चाहिए। वो सभी आर्टिकल्स मैंने पहले पढ़े, कैपिटल वॉल्यूम वन बाद में पढ़ा, और मैंने किसी की बात नहीं मानी। और मेरा ख्याल थूसर कहता है जब रीडिंग कैपिटल में, कहता है कि जो कम्युनिटीज वाला चैप्टर है बहुत मुश्किल है, वो मुझे सबसे आसान लगा। मैं आज तक जुबानी वो सारा समझा सकता एक बार पढ़ने के बाद। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये लोगों ने जो लिखा था, इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा था, लेकिन जो लोगों ने इसकी जो व्याख्या की है वो ज्यादा मुश्किल भाषा में की है। और जो आजकल जो हमारा पोस्ट आ रहा है उसमें और भी मुश्किल भाषा है और सरल भाषा का यूज नहीं है। तो मेरी ये एक मतलब मैं आई थिंक दैट दिस इज वन इशू व्हिच आई फाइंड इन सोशल थियरी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे जो चीजें हैं उनका प्रयोग ना करूं या बात करूं, सरल भाषा में ये बात समझाई जा सकती है। तो मार्क्स की थ्योरी में प्रॉब्लमेटिक्स तो है ही है। अब मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ मार्क्स की, आप फैसला करिए कि ये आजकल के प्रसंग में ये एंटी वुमेन है कि नहीं। और ये एक ऐसे की ओपनिंग लाइन है, ही राइट्स, नहीं उसके अंदर है, पहली तो दूसरी है, कहता है ए वुमन एंड ए नेशन आर नॉट फॉरगिवन फॉर देयर अनगाइडेड आवर्स when the most available adventurer is able to violate them. Now it seems that at present 19th सेंचुरी में लिखा हुआ ये 20th सेंचुरी में इंडिया के ऊपर इसका एक पार्ट तो एप्लीकेबल शायद हो रहा है। And in other way, you can say it is descriptive, you can say it is against women, but it is there in his book, in his pamphlet, 18 Premier of Louis Bonaparte. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आइसोलेट करके बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन हैं। अब मार्क्स ने वो जो उसका फेमस है प्ले, वो उसको हेलो को भी एक जगह पे कोट किया मनी के ऊपर, और एक उसने एथेंस वाला जो है उसकी ट्रेजेडीज में एक जो है, मुझे उसका टाइटल नहीं याद आ रहा, जिसमें वो अपने आप को बरी कर लेता है, जो सब उसको डिस्ट्रॉय कर, वो उसके में भी उसको भी यूज किया हुआ है। तो ही डिड ऑल दीज थिंग्स and he studied whatever was there during his time and analyzed the kind of dynamism which capitalism was showing, and he never treated capitalism कि ये एक विलन है, ये एक बुरी चीज है। वो उसको बहुत ही रेवोल्यूशन क्रांतिकारी सिस्टम मानता है, और शोषण ये जैसे हम कई बार बता देते हैं ऐसा नहीं है। वो कहता है कि ये जो योग्यता है, एलियनेशन है, ये कैपिटलिस्ट भी होती है, क्योंकि मोर यू हैव लेस यू आर, ये भी ह्यूमनाइजेशन है। और सो मार्क्स के बहुत हैं इनकी, उनकी सोशियोलॉजी में भी जो दार्शनिक मानव विज्ञान है, जो मनुष्य का कंसेप्ट है, वो उसकी एक आर्टिकल है इसमें जो पढ़ने योग्य है।
तो मैं इतनी बात ही करूंगा, बहुत वक्त हो गया, मैं तो सो जाता हूँ इस वक्त। आज आंधी आ गई तो लाइट नहीं है, तो जागता हाँ रहता। जी। तो मुझे लगता है समय बहुत हो गया है। आखिरी टिप्पणी नागला सर से, उससे पहले राजीव गुप्ता जी से लेना चाहूंगा। ये जो इकोलॉजी वाला जो सवाल प्रोफेसर आनंद गिरी जी ने लगाया, मतलब उठाया है कि लिमिट ऑफ प्रोडक्शन वाली। गौतम, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, हाँ वो मुझे भूल गया। यू नो, क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड ऑल दैट थिंग इज वो राइटिंग में नहीं है, कम से कम मुझे नहीं मिली, और मेरा ख्याल है मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है मार्क्स। लेकिन मार्क्स का जो दार्शनिक जो मानव विज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में हम फिलोसफिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जहां से वो शुरू करता है अपना, अ, उसमें एक वर्ड यूज करता है कि मैन इज इनफाइनाइटली परफेक्टिबल। तो जिसका मतलब, मैं अगर इंटरप्रिटेशन करूं तो मैं कहूंगा कि मैन जो है वो कंटिन्यूअसली अपने जो है वो करता रहता है। इसकी कई उदाहरणें हैं, लेकिन मतलब बाकी मुझे नहीं पता कि अगर उसने कोई एनवायरनमेंट को लेकर के, डिस्ट्रक्शन और एनवायरनमेंट को लिया है, इसको सीरियसली बात की। उस वक्त ऐसा इशू ही नहीं था। अ, जी, राजीव गुप्ता सर। नहीं, फिल्मजीत जी ने सही कहा कि इतना इम्पोर्टेंट उस वक्त वो इशू नहीं था इकोलॉजी वाला। लेकिन जब मार्क्स ये बात करता है कि लेकिन वो जो मैनचेस्टर मैनचेस्टर में जो जिस तरह से हाँ नहीं, वो अर्बनाइजेशन हो रहा था वो उसको जिस लेकर। जिस तरह से एंगल्स ने बात की है, जब एंगल्स अच्छा अगले अच्छा। पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें चर्चा करते हैं। लेकिन एक चीज देखें ना, जब ये कहते हैं मार्क्स कि किस तरह से पूंजीवाद या पूंजीपति, हालांकि पूंजी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कैपिटलिज्म का प्रोग्रेसिव रोल मार्क्स ने बताया है, रिलीजन के प्रोग्रेसिव रोल की बात भी की है, लेकिन जिस तरह से आगे चल करके ये दोनों पक्ष पजेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगते हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में जब एक्यूमुलेशन के कंपोनेंट आने लगते हैं, तो जो पूंजीपति है वह पूंजीपति जिन संसाधनों को अपने नियंत्रण में लेता है और जिसके अंदर मोनोपोलाइजेशन की प्रोसेस का वो हिस्सा बनने लगता है, बाकी जो सरप्लस को इकट्ठा करने के लिए लेबर टाइम को वो इस्तेमाल करने लगता है। अगर हम इसके व्यापक परिदृश्य को देखें तो वो संसाधन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। आप आगे चल करके अगर आज के संदर्भ में चले जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप, तो लैंड, लेबर, कैपिटल के सवालों को अगर आप विस्तार देने की कोशिश करें और इसी में संसाधनों के ऊपर नियंत्रण की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि इस पूरे व्यापक प्रदर्शन में इकोलॉजी का सवाल अपने आप शामिल हो जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इकोलॉजी को उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रीट नहीं किया। दूसरा बात जो अनंत कर रहे थे रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, मुझे लगता है कि अगर आप जो हायरार्कीज हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन है और क्लास बेस्ड जो पोलराइज्ड प्रोसेस के अंतर्गत आने वाली इनइक्वलिटीज हैं, अगर उन इनइक्वलिटीज को, वहां तो कहते हैं हम समतावादी समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उन इनइक्वलिटीज को आप मिनिमाइज भी कर दें, जितना न्यूनतम कर सकते हैं उसको, जो सवाल कभी आप इक्विटी और इक्वलिटी के संदर्भों को लेकर के उठाते रहते हैं अंग्रेजी भाषा में, अगर हम उसको मिनिमाइज भी कर दें तो डेमोक्रेसी अपने आप एस्टेब्लिश हो जाती है। अगर ये मिनिमाइजेशन नहीं है, इसका शार्प डिफरेंस हमारे सामने उभर करके आ रहा है और धीरे धीरे ये हायरार्कीज इतनी चलती चली जा रही हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। तो आप चाहे फिर कितनी ही डेमोक्रेसी की बात कर लीजिए, हायरार्कीज का शार्प करेक्टर डेमोक्रेटिक इथॉस को आपकी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बना सकता। और इसलिए डेमोक्रेसी को हमें इस तरह की इनइक्वलिटीज और हायरार्कीज के कंटेक्स्ट में इलेबोरेट करने की जरूरत है। जी, बहुत धन्यवाद। आखिरी टिप्पणी अगला सर से लेना चाहूंगी। आज की चर्चा बड़ी सारगर्भित थी और दोनों वक्ताओं ने काफ़ी मार्क्स की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसका अच्छी तरह वर्णन किया और किस तरह से सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस मार्क्स ने किया, उसको उसकी प्रासंगिकता आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे है उसको भी समझाने का कोशिश किया। इवन परमजीत ने जैसे कहा कि मार्क्स को की आइडियोलॉजी को कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, केवल उनमें जो आइडियोलॉजिकल कंट्राडिक्शन थे उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए।
और जो मार्क्स का जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के अलावा उसका जो रिलेशनशिप बताया उन्होंने, सोशल रिलेशन इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट आल्सो। तो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको देखना चाहिए। अब सवाल यह है कि आज के संदर्भ में हिंदुस्तान के लिए भी कहा कि जिस चीज़ के बारे में उनका, जैसे कास्ट की चर्चा करी, ये जिसका संदर्भ नहीं है उसकी चर्चा हर एक आदमी नहीं कर सकता। तो लेकिन जो भी आइडियोलॉजी होती है उसका रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को देखना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब जैसे यहाँ रिलीजन है आज के समय में, आज इंडिया में ही नहीं है, आप देखिए कि वर्ल्ड में क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से मार्क्स की जो रेलेवेंस है और सोशलिज्म है उसको किस तरह के अचीवमेंट किया जा सकता है, और मार्क्सिस्ट जो हम लोग उस आइडियोलॉजी को फॉलोअर हैं वो हम कैसा अल्टरनेटिव दे सकते हैं लोग समाज को, उस पर हमारी विचार है। और उसी के आधार पर हमने ये सोच करके वॉल्यूम तैयार किया था कि आज के संदर्भ में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आजीव ने कहा कि हमने बहुत सारे एक्टिविस्ट के ऐसे आर्टिकल भी लिए हैं जिससे लोगों की प्रैक्टिकल रियलिटी की बात कह सकती है। हमारे यहाँ सोशोलॉजी में होता है ना प्रैक्टिसिंग सोशोलॉजी या डूइंग सोशोलॉजी, है ना, समाज को समझ करके हम उसको उस पर अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये आज के संदर्भ में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी उसकी रेलेवेंस होती है, और उस रेलेवेंस को कैसे हम मतलब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अप्लाई करते हैं उस पर इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये एक प्रयास है। और हिंदी में लिटरेचर की कमी होती है, और हिंदी में लिटरेचर भी होता है, तो जो जैसे अभी परमजीत ने कहा ना कि आप इनडायरेक्ट लिटरेचर तो बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन जब तक टेक्सचुअल मेथड नहीं पढ़ते हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट, जैसे मार्क्स का वॉल्यूम 1 है, मार्क्स ने तो एक ही वॉल्यूम 1 लिखा, बाद वाले तो दूसरे नहीं ना उन्होंने, तो वॉल्यूम 1 यदि पढ़ेंगे, और वॉल्यूम 1 भी जब शुरू से देखा, मैंने देखा हमारे योगेंद्र सिंह के पास एक वॉल्यूम का बड़ी बारीकी में छोटा सा साइड में लिखा है, जिसको हाथ में लिए वो हर जगह घूमते थे और पढ़ते थे जहाँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए दे दिया, तो मैं जहाँ ट्रेन में जाता, क्योंकि उसको कैरी करना, बाद में जो रशियन वॉल्यूम निकले वो बड़े बड़े मोटे थे, लेकिन उसको कैरी करना आसान था, तो पढ़ने में अच्छा भी लगता है। तो आदमी जब तक ओरिजिनल पढ़ता है टेक्स्ट से, तब तो उसकी समझ भी सही होती है, नहीं तो वो एक से ट्रांसफर हुआ और उसमें कई बार आपका एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जैसे होता ना। तो ऐसी, तो हमें कोशिश सभी को करना है, और उसी कोशिश को बनाए रखने के लिए हम इस वॉल्यूम में उनकी सेमिनल राइटिंग थी, उनके ओरिजिनल को टेक्स्ट वो दिया, उसके उन टेक्स्ट के, क्योंकि उनके उस टेक्स्ट को रियलिटी में पढ़ें और फिर लोगों ने जो क्या लिखा है उसके संबंध में उसका एनालिसिस करे तो ज़्यादा, और आदमी खुद भी अप्लाई करे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा एक प्रयास रहा, तो आई थिंक जी ये प्रयास बहुत आगे जारी रहेगा, और आपने इसको ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स जी देता हूँ, क्योंकि बहुत अभी कुछ दिन पहले जैसे हमारे विवेक कुमार ने भी जो स्वालिम का दलित का पर एक सेमिनार कराया था, तो आज आपने किया, सो आई एम स्पेशली थैंकफुल टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये जो फोरम है गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ये प्रोफेसर आनंद कुमार का ही एक ब्रेन चाइल्ड है। और अगले महीने से हम लोग गांधीयन स्कूल ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी का जर्नल भी शुरू कर रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि एक समीक्षा इस किताब की एक मैं कर सकूं। ऐसा मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। और अगला जो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारी अगली पुस्तक है ना, गांधी एवं अहिंसा का समाजशास्त्र, वो